डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स का और सारे मेरे फ्रेंड्स और जो भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत कम समय में ही 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है कि मेरे जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत हुआ है। तो मैं बिल्कुल दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये जो सपोर्ट आपने और ये जो प्यार दिया है इस चैनल को, मैं इसको एक जिम्मेदारी की तरीके से लेता हूं और आगे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं पहले प्रोवाइड कराता रहा था, उससे और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका ये लेक्चर नंबर 11। और आज इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलूंगा। चाहे जो हमने लेक्चर नंबर 9 कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन डेली लाइफ, उसके ऊपर कुछ बोर्ड एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डील करने वाला हूं। लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। तो अब देखिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, विच पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन क्या होता है, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एयर पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से देयर आर सम गैसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं और एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। जिससे क्या होता है कि वो पानी जब रेन के रूप में नीचे की तरफ आता है और जो हमारे पास पानी का pH है, अगर वो 5.6 से कम हो जाता है, अगर 5.6 से pH वैल्यू कम हो जाती है, तो उस पानी जो आ रहा है आपके पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोला करते हैं। अब आपसे बोला गया है कि वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कौन कौन सी मेन गैसेस हैं जो इस पॉल्यूशन के लिए या फिर एसिड रेन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ज़रा समझिए, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, उस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में जो मेन गैसेस होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, एक है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी एक है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसेस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके एसिड रेन के लिए। ये गैसेस क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़रा समझिए। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती हैं, तो जो पानी के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनके साथ कंबाइन करके ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ कंबाइन कराएंगे तो आपको मिलेगा H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप वाटर के साथ कंबाइन कराएंगे तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये मिलता है आपको। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड है और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दीज आर वेरी पावरफुल एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसिड हैं। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो बहुत जल्दी जो pH है पानी का, उसको बहुत ज़्यादा डाउन ले आएंगे और पानी का pH क्योंकि 5.6 से लो हो जाएगा, तो ऐसा पानी जो कि हमारे सरफेस के ऊपर आएगा, जिसकी pH वैल्यू 5.6 से कम होगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा एसिड रेन कहलाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एसिड रेन में कौन से पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। अब उनमें से कुछ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऐसी गैसेस हैं जो पानी के साथ कंबाइंड होकर पावरफुल एसिड्स यानी H2SO3 जिसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं और H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इनका फॉर्मेशन करती हैं। और ये एसिड रिस्पॉन्सिबल है पानी के pH को 5.6 से नीचे ले जाने के लिए। और ऐसा पानी जब सरफेस के ऊपर आता है रेन के रूप में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोला करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ आपको, व्हाट आर एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में जब भी कोई ऑयली फूड खाने की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से जो एक्सेसिव अमाउंट में HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है स्टमक के अंदर, वो एक्सेस एसिड क्या काम करता है, जो हमारा इंटरनल एरिया है, जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की, वहाँ पर पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस करता है।
और इस पेन और इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ बेस, माइल्ड बेसिस जो है उसको इंटेक किया करते हैं। जैसे होम रेमेडी आपको क्या बता रखी है कि बेकिंग सोडा आप इंटेक कर लेते हैं, उस बेकिंग सोडा से आपको बेनिफिट होता है, माइल्ड बेस होता है, तो वो एक्सेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, कई सिरप्स आते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें मोस्ट कॉमन जो नेम है वो आपका है डाइजीन। तो डाइजीन सिरप मार्केट से अगर आप परचेज करके लेके आएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स को अगर आप चेक करेंगे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करेंगे, तो एक केमिकल कॉम्पोजिशन वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा और उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल रहे हैं, ये एक माइल्ड बेस है। और ये माइल्ड बेस होने की वजह से क्या होता है, आप जब इसको इंटेक करते हैं तो जो भी एक्सेस एसिड आपकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी क्योंकि ये एसिड का एंटी है, एसिड के जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाता है, एंटासिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंटासिड्स, सो एंटासिड्स आर ऑल दो सब्सटेंसेस। देखो एंटासिड्स को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो एंटासिड क्या बन जाएगा आपके पास, एंटी प्लस एसिड, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के एंटी हैं, एसिड के अपोजिट हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके एंटासिड्स कहलाएंगे। तो एंटासिड्स का मतलब क्या हो गया, ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड present anywhere या present inside our body, those substances are known as एंटासिड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कोई भी माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा हो गया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपके एंटासिड्स की कैटेगरी में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, क्या जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं क्या हम उनको एंटासिड बोल सकते हैं, क्या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो उनका तो इफेक्ट बहुत जल्दी होगा, वो बहुत जल्दी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या उनको इंटेक किया जा सकता है बॉडी के अंदर, अगर कर सकते हैं तो क्यों करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं करेंगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एनामल। आपसे बोला गया है कि एनामल का मतलब क्या होता है, एनामल का मतलब आप क्या समझते हैं, समझाइए। देखिए आपको मैंने एप्लीकेशन में समझाया था, क्या होता है जब भी आप लोग फूड इंटेक करते हैं, फूड को च्यू करते हैं अपने दांतों से, तो क्या होता है, कुछ फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो हमारे टीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं वहाँ पर स्टिक होकर रह जाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरियल डेवलपमेंट होता है और बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करते हैं। उनके डिकम्पोजिशन की वजह से क्या होता है, एसिड जनरेट होता है माउथ के अंदर, और वो माउथ के अंदर जो एसिड जनरेट हो रहा है ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे माउथ का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। अगर 5.5 से कम हो जाएगा पीएच तो क्या होगा, ये जो एक्सेसिव एसिडिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, तो हमारे टूथ के ऊपर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस की लेयर होती है जो हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करके रखती है, टूथ को शाइनी बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामल बोलते हैं। ये जो एनामल की लेयर है इसको क्या कर देता है, वो कोरोड कर देता है। इस कोरोजन की वजह से क्या होता है, जो आपका पर्टिकुलर जो आपकी लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपके दांतों के अंदर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। बहुत ऐड देखे होंगे आपने, टीवी के अंदर ऐड आता है सेंसोडाइन का, दांतों में तेज झंझनाहट सी महसूस होती है, ठंडा भी लगता है, गर्म भी लगता है। ये जनरली प्रॉब्लम जो जनरेट होती है तभी जनरेट होती है जब आपके दांतों के ऊपर जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, एनामल की जो लेयर होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कभी फूड इंटेक करें और फूड इंटेक करने के बाद या तो आप गर्गलिंग कर लें या फिर मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम एटलीस्ट कम से कम आपको क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए। टूथब्रश का इस्तेमाल करके टूथपेस्ट आपको अपने दांतों के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि जो एक्सेसिव एसिड जनरेट हुआ है, जो पीएच आपका कम हो गया है 5.5 से, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके और आपकी जो एनामल की लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनामल है क्या। तो देखिए एनामल का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है समझिए। एनामल को हम लोग बोलते हैं, एनामल होता है बेसिकली हमारे पास, इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामल के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। नाम याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ही
एनामल बोला जाता है। अब अगर आपसे पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनामल के नाम से जानते हैं। तो एनामल का मतलब क्या हुआ, आपको क्लियर हो गया होगा। एनामल मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट विच इज नथिंग बट इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो क्या होता है, आपका एनामल ही होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ओके चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, व्हेन हनी बी हिट its sting in our body the affected area swell up and creates irritation। तो आपको बोला गया है कि जब हनी बी अपना जो स्टिंग है उसको हिट कर देती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, जो अफेक्टेड एरिया होता है हमारी बॉडी का वो स्वेल अप हो जाता है। और स्वेल अप होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पेन और इरिटेशन दोनों डेवलप हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस हैपन्स एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रही है, क्या वजह है इस पेन और इरिटेशन की, हमारी स्किन स्वेल अप क्यों हो रही है, और हम इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे रिलीफ पा सकते हैं, वो आपको आंसर भी देना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो हनी बी स्टिंग होता है या फिर हमारे पास जो रेड आंट होती है जिसको फॉर्मिका भी बोला जाता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे रेड आंट जब बाइट करती है तो भी क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है आपके बॉडी का वो हल्का सा स्वेल अप हो जाता है, वहाँ भी इरिटेशन जनरेट होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में, अगर हनी बी स्टिंग आपकी बॉडी में अपना स्टिंग इंजेक्ट करा देती है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, पेन और इरिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो हनी बी स्टिंग है या फिर जो रेड आंट है फॉर्मिका, ये हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड सेक्रेट करती है, एक एसिड इंजेक्ट करा देती है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। देखिए फॉर्मिक वर्ड जो आया है ना, वो रेड आंट का जो नेम है फॉर्मिका, वहाँ से ही आया है कि रेड आंट जो बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करा रही है वो क्या कहलाएगा, आपका फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। तो कौन सा एसिड ये हमारी बॉडी के अंदर सेक्रेट कर रहे हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा रहे हैं, इसका नेम होता है, इसका IUPAC नेम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या नेम होता है इसका, मेथेनोइक एसिड। तो आपके NCERT के अंदर मेनली आपको मेथेनोइक एसिड लिखा हुआ मिलेगा, तो मेथेनोइक एसिड आप लिखेंगे। इस मेथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या होता है आपके पास, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। ये फॉर्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग लाने के लिए। ये जब स्वेलिंग लेके आता है, क्योंकि एसिड है तो क्या होगा, ये वहाँ पर पेन और इरिटेशन भी डेवलप करेगा। अब अगर मुझे इसके इफेक्ट को ख़त्म करना है, इसके इफेक्ट को जो है कम करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अगेन बेस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर याद रखिए, हम लोग पावरफुल बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको माइल्ड बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रब कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में। तो क्या होगा, जो हमारे पास ये मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो इस माइल्ड बेस से क्या होगा, न्यूट्रलाइज। और अगर न्यूट्रलाइज होगा तो स्वेलिंग में भी कमी आएगी, हमारे पेन और इरिटेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत हद तक हमको रिलीफ मिलेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इससे रिलीफ पाने के लिए हमारा जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर माइल्ड बेस का इस्तेमाल करेंगे, माइल्ड बेस को रब करेंगे उस पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में। जिससे क्या होगा, वो जो एक्सेस क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो गया है, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी तो स्वेलिंग में कमी आएगी, स्वेलिंग में कमी आएगी तो पेन और इरिटेशन भी कम होगा, हमारी बॉडी को रिलीफ मिल जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये चारों क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग सम नेचुरली अकरिंग एसिड। तो देयर आर सम एसिड जो कि नेचुरली अकर होते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन नेम है और वो कॉमन नेम जो है उनका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो आज एसिड और बेस वाला पोर्शन जो है वो आज हमारा फिनिश हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन। तो धीरे धीरे हमारा ये वाला चैप्टर भी जो है वो फाइनली अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है।
ये सारा का सारा चैप्टर, इनके जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप कंप्लीट करते जाइए, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी हाफ ईयरली एग्जाम तक मेनली केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर्स आते हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी थर्ड चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, समर वेकेशन में ही आपका थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। तो पहला देखिए हमारे पास सब्सटेंस है विनेगर। तो विनेगर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने घर पे भी इस्तेमाल होता है, या फिर आपने देखा होगा ठेले वालों को चाउमीन बनाते हुए, तो वो एक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसको बोतल में भर के रखते हैं। और अगर आपने बनाते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि वो जो वाइट कलर की जो बोतल होती है, जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है, उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड उन्होंने ले रखा होता है वो उसके अंदर डालते हैं चाउमीन के अंदर। वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास विनेगर होता है, उसको क्या बोलते हैं, विनेगर होता है। तो ये विनेगर जो है बेसिकली है क्या, ये आपके पास एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड की डाइल्यूट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म है। एसिटिक एसिड को अगर हम लोग 1/10 वॉल्यूम में, यानी सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 90 ml वाटर ले लिया, 10 ml क्या ले लिया हम लोगों ने एसिटिक एसिड, तो ये जो 100 ml सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास विनेगर कहलाएगा। तो विनेगर क्या है, बेसिकली इट इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। 90 पार्ट्स हम लोग वाटर लेंगे, 10 पार्ट क्या ले लेंगे, एसिडिक एसिड। इनको मिक्स करने के बाद जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा वही क्या कहलाएगा, हमारे पास विनेगर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑरेंज। देखिए ऑरेंज है, लेमन है, ये सारे के सारे जो आपके सब्सटेंसेस हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, ये सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। और सिट्रस फ्रूट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है, इस एसिड की वजह से ही जो ऑरेंज और लेमन है इनको हम लोग सिट्रस फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो सिट्रस फ्रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा एसिड मिलता है आपको, साइट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड मिलता है। कॉमन नेम क्या है, याद कीजिए, मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर पे भी इस्तेमाल होता होगा। ये मैक्सिमम जो आप लोग बाहर जो गोलगप्पे खाते हैं, जो आप पानी पूरी खाते हैं, तो वो जो पानी पूरी वाले हैं या फिर जो गोलगप्पे वाले हैं, जो पानी खट्टा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेमन ऑब्वियसली कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि लेमन बहुत महंगा आता है। पानी को खट्टा करने के लिए मैक्सिमम जो इस्तेमाल करते हैं वो सिट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ये जो मोस्ट कॉमन नेम है इसका, उसको बोलते हैं साट्री। साट्री के नाम से ये मार्केट के अंदर मिलता है। तो कई लोगों को समझ में आ गया होगा, कई लोगों ने मार्केट में परचेज भी किया होगा, साट्री के नाम से ये बिकता है मार्केट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टैमरिंड, जिसको हम लोग इमली भी बोलते हैं। तो ये जो टैमरिंड है, टैमरिंड के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, टैमरिंड के अंदर मिलता है एसिड आपका टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है आपका, टार्टरिक। तो टैमरिंड से टार्टरिक एसिड आप याद रख सकते हैं। इसका भी कॉमन नेम है, मार्केट के अंदर ये जो टार्टरिक एसिड है वो टार्टरी के नाम से मिलता है। सिट्रिक एसिड साट्री के नाम से, और ये जो टार्टरिक एसिड है वो टार्टरी के नाम से मिलता है। कई लोगों को इसका नाम पता होगा, नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, जो आपके घर में बड़े लोग हैं उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे साट्री और टार्टरी के बारे में। ये बड़े कॉमन है, ये मार्केट में परचून की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आते हैं हमारे पास सोर मिल्क या फिर कर्ड। तो ये जो सोर मिल्क या फिर कर्ड है, इसके अंदर मेन जो एसिड मिलता है आपको, जो रिस्पॉन्सिबल है दही को फॉर्म करने के लिए या फिर दूध को खट्टा करने के लिए, वो एसिड है हमारे पास लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड होता है हमारे पास, लैक्टिक एसिड। फिर आता है हमारे पास सिक्स्थ कॉम्पोनेंट यानी टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टोमेटो वाला, क्योंकि ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड मिलता है आपको, ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है अपने को, ऑक्सैलिक एसिड। एंड फाइनली जो हमारे पास आंट है या फिर हनी बी स्टिंग है, वो मैंने अभी आपको बताया, उनके अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिए, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास नेटल लीव्स होती हैं, हमारे पास जो नेटल लीव्स होती हैं, जो हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर आपको नेटल प्लांट मिलता है। उस नेटल प्लांट के अंदर क्या मिलती हैं आपको, नेटल लीव्स मिलती हैं। इन नेटल लीव्स के जो हेयर स्टिंग है, जो हेयर स्टिंग है, ये भी हमारी बॉडी के साथ जब टच हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड जनरेट करते हैं, अगेन मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ये मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो है वो नेटल लीव्स की जो हेयर स्टिंग है उनके अंदर भी पाया जाता है। याद कीजिए, मैंने आपको इसकी रेमेडी भी बताई थी कि आपको अगर नेटल लीव्स या फिर उनकी जो हेयर स्टिंग है अगर आपकी बॉडी से लग जाते हैं तो आपको उस अफेक्टेड एरिया पे क्या काम करना है, आपको ढूंढना है जहाँ पर ये प्लांट होता है वहीं आसपास एक प्लांट आपको दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग प्लांट।
कौन सा प्लांट मिलता है आपको? डॉग प्लांट मिलता है। इस डॉग प्लांट की जो लीव्स हैं उनको रगड़ना है आपको वहाँ पर। ये जो डॉग प्लांट है इनकी लीव्स का नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। तो नेटल लीव्स ने जो भी आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस एसिड जनरेट कर दिया है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? डॉग प्लांट काम करेगा। तो ये आपको खोजना है। उसकी लीव्स को अगर आप क्रश करके लगा लेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका सॉल्ट। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और फाइनली मैं फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत कम समय में आपने जो इस चैनल को सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, थैंक यू वेरी मच।